नमस्कार और आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे तौर पर एक ऐसे शख्स की जीवन यात्रा को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने सच में इतिहास की धारा को पूरी तरह से मोड़ कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। और हम सिर्फ उनके राजनीतिक सफर को नहीं बल्कि उस नाटकीय बदलाव को समझेंगे जिसने एक नए राष्ट्र की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। मतलब कैम्ब्रिज से साइंस की पढ़ाई करने वाला एक बेहद रईस परिवार का छात्र आखिर किसी देश का सबसे प्रखर क्रांतिकारी कैसे बन जाता है ना अजीब बात। दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा, एक शानदार जीवन और इन सबको छोड़कर कोई अपना पूरा जीवन सड़कों पर संघर्ष करने और जेलों की सीलन भरी चारदीवारी में बिताने का फैसला क्यों करेगा? यही वो विरोधाभास है जिसे हम आज समझेंगे। तो चलिए इस विरोधाभास की जड़ों तक पहुंचते हैं। भाग 1, द कैम्ब्रिज स्कॉलर। जरा कल्पना करके देखिए, 14 नवंबर 1889, इलाहाबाद का एक बेहद संपन्न परिवार। शुरुआती पढ़ाई घर पर ही बेहतरीन प्राइवेट ट्यूटर से होती है और फिर महज 15 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले जाते हैं। वहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उनका दाखिला होता है। पहले हैरो में 2 साल और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहाँ से वो नेचुरल साइंसेज में डिग्री लेते हैं। एकदम एलीट है ना? लेकिन इस शानदार कुलीन अकादमिक दुनिया के बीच उनके अंदर कुछ और ही पक रहा था। विज्ञान की पढ़ाई के साथ साथ आयरलैंड के सिन फेन आंदोलन जैसे विदेशी आज़ादी के संघर्षों ने उन्हें अंदर से झकझोरना शुरू कर दिया था। उनका वो विद्रोही रूप धीरे धीरे यहीं से आकार ले रहा था। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। भाग 2, संघर्ष के प्रति जागरण। जब 1912 में उनकी भारत वापसी हुई तो बदलाव की रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। वो आराम से बैठकर राजनीति देखने वाले दर्शक नहीं बने, बिल्कुल नहीं। उसी साल उन्होंने बांकीपुर सम्मेलन में हिस्सा लिया। फिर आता है 1916 का वो साल जब महात्मा गांधी से उनकी पहली और बेहद प्रेरणादायी मुलाकात होती है। इसके बाद तो जैसे गियर ही बदल गया। 1919 तक वो इलाहाबाद में होम रूल लीग के सचिव बन गए और 1920 में तो उन्होंने प्रतापगढ़ में पहले किसान मार्च का सीधा आयोजन ही कर डाला। सोचिए, कैम्ब्रिज का एक एलीट छात्र इतनी तेजी से जमीनी नेता बन गया कि 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान ही उन्हें 2 बार जेल की हवा खानी पड़ी। पर बात सिर्फ स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रही। आगे देखते हैं भाग 3, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। सितंबर 1923 में जब वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने तो उनकी नजरें पूरी दुनिया पर टिक गईं। 1926 और 1927 के बीच उनकी यात्राओं का दायरा देखिए। इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और जर्मनी। और इस भव्य दौरे में 2 सबसे अहम पड़ाव थे। पहला बेल्जियम का ब्रुसेल्स, जहां उन्होंने दबे कुचले देशों के सम्मेलन में कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। और दूसरा 1927 में मॉस्को, जहां वो अक्टूबर समाजवादी क्रांति की 10वीं वर्षगांठ में शामिल हुए। इस भारी भरकम इंटरनेशनल एक्सपोजर ने उन्हें साम्राज्यवाद के खिलाफ एक ग्लोबल नजरिया दिया और इसी नजरिए को लेकर वो वापस भारत की आजादी की लड़ाई में उतरे। अब इस पॉइंट पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है उनकी 2 बिल्कुल अलग भूमिकाओं का टकराव। मतलब एक तरफ तो वो एक चतुर कूटनीतिज्ञ और राजदूत हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जा रहे हैं और 1926 के मद्रास कांग्रेस में आजादी के लक्ष्य का प्रस्ताव पास करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक निडर और कट्टर नेता जो 1928 में लखनऊ की सड़कों पर साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस का नेतृत्व कर रहा है और बेरहम पुलिस लाठीचार्ज का सीधे सामना कर रहा है। एक सूट बूट वाला राजनयिक जो अपने देश के लिए सड़कों पर खून बहाने को तैयार खड़ा है। यही उनके समर्पण की असली गहराई थी। और इसी जमीनी संघर्ष ने एक नई आग पैदा कर दी। भाग 4, पूर्ण स्वराज की मांग। 1928 और 1929 के ये साल ये सिर्फ इतिहास की कुछ तारीखें नहीं हैं। असल में ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव के पत्थर हैं। देखिए कैसे। 1928 में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, जो कि एक तरह का संवैधानिक ड्राफ्ट था। उसी साल उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और इसके महासचिव बने। इस लीग का बस एक ही मकसद था, ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह अलग होना। इन ठोस ढांचागत कदमों ने ही उस ऐतिहासिक पल की जमीन तैयार की जब 1929 में उन्हें लाहौर कांग्रेस सत्र का अध्यक्ष चुना गया और यहीं पर राष्ट्र के लिए
पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का अंतिम लक्ष्य आधिकारिक रूप से तय कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। ये सफर हमें इतिहास के एक बेहद मार्मिक अध्याय की ओर ले जाता है। भाग 5, बलिदान और कारावास। 1930 का जो दशक था ना, वो उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर बहुत भारी गुजरा। नमक सत्याग्रह और बाकी आंदोलनों की वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ा। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। 1935 की शुरुआत, अल्मोड़ा जेल की एक ठंडी एकांत कोठरी, जहां वो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, और जैसे ही पैरोल मिलती है उन्हें अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी को देखने के लिए तुरंत स्विट्जरलैंड भागना पड़ता है। कितना अजीब और दर्दनाक कॉन्ट्रास्ट है। और इसी भारी उथल-पुथल के बीच वो गृह युद्ध से जूझ रहे स्पेन और वर्ल्ड वॉर 2 से ठीक पहले चीन का दौरा भी करते हैं। उनका ये असहनीय व्यक्तिगत दर्द और देश के प्रति उनका अटल समर्पण दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। 9, जी हाँ 9, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो कुल संख्या है जितनी बार आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाला गया। 9 बार। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला तथ्य है जो हमें साफ साफ बताता है कि आज़ादी की असली कीमत क्या थी। उस एक शख्स ने अपने जीवन के कितने अनमोल साल सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे कुर्बान कर दिए। लेकिन इन भारी बलिदानों ने आखिरकार एक नए सवेरे का रास्ता खोल ही दिया। भाग 6, स्वतंत्रता की ओर। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे 1940 के दशक में ये आज़ादी का संघर्ष कदम दर कदम बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच गया। पहला कदम, व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारत को जबरदस्ती दूसरे विश्व युद्ध में धकेलने के विरोध में अक्टूबर 1940 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर आता है दूसरा और सबसे ऐतिहासिक कदम, 7 अगस्त 1942 को मुंबई में पास हुआ भारत छोड़ो संकल्प। और इसके ठीक अगले दिन 8 अगस्त 1942 को उनकी फिर गिरफ्तारी हुई। उन्हें अहमदनगर किले में बंद कर दिया गया और ये उनका सबसे लंबा और अंतिम कारावास साबित हुआ। देश की आज़ादी के लिए ये उनका सबसे बड़ा त्याग था। आखिरकार जनवरी 1945 में अहमदनगर किले से उनकी रिहाई हुई, लेकिन इतने सालों की जेल के बाद भी आराम करने का कोई सवाल ही नहीं था। वो सीधे एक्शन में लौट आए। बाहर आते ही उन्होंने राजद्रोह का आरोप झेल रहे आईएनए अधिकारियों का कानूनी बचाव किया। मार्च 1946 में उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया का दौरा किया और जुलाई 1946 में वो चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। एक नए राष्ट्र के उदय की भोर तक वो बिना थके लगातार काम करते रहे। तो अंत में ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, क्या ग्लोबल साइंटिफिक एजुकेशन और उस लगातार जमीनी संघर्ष के इस अनोखे मिश्रण के बिना स्वतंत्र भारत की रूपरेखा वैसी ही होती जैसी आज है? शायद बिल्कुल नहीं। हमारा सामूहिक इतिहास इस एक असाधारण और विरोधाभासी परिवर्तन के जरिए कितने गहरे तरीके से आकार लिया है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।